मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज शुरू कर रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। अगर आप फिजिक्स को बेसिक से सीखना चाहते हैं और आसान शब्दों में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक उसका मैसेज पहुंच जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर का डे 1 है। इस डे 1 में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 यह है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ये चैप्टर को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसका पहला टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें मेन डिस्कशन जो हम लोग करेंगे, हमारा फोकस जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में होगा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में होगा। सेकेंड जो इसका टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। और लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सैटेलाइट मोशन एंड प्लैनेटरी मोशन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। दो बॉडी के बीच में यदि अट्रैक्शन हो रहा हो तो दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन के 3 कारण हो सकते हैं। दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हो तो इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी, और ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा। आप पहले से जानते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अगर दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स इन दोनों के बीच में होगा इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हो सकता है कि आपने यहां पर एक नॉर्थ पोल ले लिया है और यहां पर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया है। तो नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। तो अगर अट्रैक्शन का कारण नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। और एक तीसरा कारण है, इस बॉडी पर मास है और इस बॉडी पर मास है और ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो अट्रैक्शन का कारण मास भी हो सकता है। अगर अट्रैक्शन का कारण मास हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बात समझ गए? दो बॉडी के बीच में यदि अट्रैक्शन का कारण चार्ज हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन का कारण यदि मैग्नेट हो तो मैग्नेटिक फोर्स। और दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन का कारण मास हो तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास। The force of attraction between any two bodies due to their mass is called gravitational force। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन सबसे पहले आप लिख लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करता है। दो बॉडी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला यह है कि इन दो बॉडी का मास कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है। और दूसरा
इन दो बॉडी के बीच डिस्टेंस कितने का है इस बात पर डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ टू बॉडीज और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ये दो ही बात पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तीन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। कौन सी तीन बातें? तो पहला यह है कि इन दोनों बॉडी का मटेरियल किस चीज का बना हुआ है। मतलब ये दोनों बॉडी आयरन का है या दोनों बॉडी कॉपर का है या सिल्वर का है या मड है या सैंड है, किस चीज का बना हुआ है। तो नेचर ऑफ मटेरियल इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, इन दो बॉडी के बीच में कौन सा माध्यम है, मीडियम क्या है। मतलब दोनों बॉडी के बीच में एयर है या वाटर है या थर्मोकोल है या कॉटन है या वुड पाउडर है, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स का लेना देना नहीं है। तो यह डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टू बॉडीज, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस। तीसरा, इन दोनों के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये बॉडी स्फेरिकल है या कोनिकल है या क्यूबिकल है या आपको पिरामिड शेप का है, मतलब किस शेप का है इस बात पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। तो आप देख लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ टू मासेस। पहला ये है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस। इन दो मास के बीच में कौन सा मीडियम है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टू मासेस और शेप ऑफ टू मासेस। इन दो मास का शेप क्या है, मटेरियल क्या है, इनके बीच कौन सा मीडियम है, इस बात से ग्रेविटेशनल फोर्स का लेना देना नहीं है। तो आप पहली बात यह समझ गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। दूसरी बात आपने यह समझा कि यह किन बातों पर डिपेंड करता है। और तीसरी बात आपने यह समझा कि यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिन बातों पर डिपेंड करता है उन बातों पर किस तरह से डिपेंड करता है, यह सीखेंगे। तो आपने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। जिन बातों पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, इस बात की जानकारी हम लोगों को न्यूटन से मिलती है और इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यहां से हम लोग सीखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिन दो बॉडी पर डिपेंड करता है उस किस तरह से डिपेंड करता है। तो आइए इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर एक बॉडी रखा है और इस बॉडी का मास है m1, यहां पर दूसरी बॉडी है और इस बॉडी का मास है m2 और इन दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r और जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स F है। तो ये F ये कहलाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास। इसे क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास। यहां एक बॉडी जिसका मास m1 है, यहां पर एक दूसरा बॉडी जिसका मास m2, इसे इस तरह से लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसे पढ़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज और इसे पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर इस तरीके से हमने लिख दिया तो इसे पढ़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के। और ये अगर हमने इस तरह से लिखा तो इसको पढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इट स्टेट्स दैट force of attraction between any two bodies due to their mass is directly proportional to product of their mass but inversely proportional to square of distance between them। तो आप समझ गए कि ये किस तरह से डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम लोगों को यह नहीं पता चल पाया है कि अगर दो बॉडी कुछ दूर पर रखे हुए हैं, उनका मास मालूम है और डिस्टेंस मालूम है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? दो बॉडी, दोनों का मास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है,
लेकिन फोर्स कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे? फोर्स कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे और इस फॉर्मूला को कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लिया जाए यहां पर एक बॉडी है और इस बॉडी का मास है m1, यहां पर एक दूसरी बॉडी है और इस बॉडी का मास है m2, और इन दो बॉडी के बीच की जो दूरी है वो है r डिस्टेंस है, और फोर्स जो लग रहा है ये फोर्स है F। तो लेट m1 एंड m2 मास ऑफ टू बॉडीज, टू मासेस एट ए एंड बी। एक मास m1 है और एक m2 है, A पर m1 है और B पर m2 है। R डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 और F है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। बात समझ गए? m1 एंड m2 मास ऑफ टू बॉडीज, R डिस्टेंस है और F ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा ये डिराइव करना चाहते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो आइए करके देखते हैं। न्यूटन का कहना है कि ये जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और ये F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। Combining 1 and 2 we get F directly proportional to m1 m2 by r square। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट दिया जाता है, तो ये F हो जाएगा F इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब आप ये भी जान गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है। बात समझ गए? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जान गए, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन जान गए, वेयर जी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपने सीखा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किन बातों पर डिपेंड करता है और किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है और जी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 केप्ट एट ए डिस्टेंस r। अब आगे हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन, टू मासेस 1 kg ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। दो मास है, दोनों के बीच की दूरी दोनों मास का वैल्यू 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच क्या होगा ये जानना है। तो आपको गिवन है m1 एंड m2 ये 1 kg है, r 1 मीटर है और f का वैल्यू नहीं मालूम है। तो f का वैल्यू जानने के लिए आपको f का फॉर्मूला यूज करना होगा। आप जानते हैं f का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। g का वैल्यू आपने पढ़ा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास के लिए ये 1 kg का मास है, ये भी 1 kg का मास है और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर है। तो आप सारे वैल्यूज को पुट कर दिया, आप सिंप्लीफाई करेंगे, kg स्क्वायर और kg कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम के दो मास को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो इसके बीच जो फोर्स होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। ये 10 टू द पावर -11 न्यूटन ये बहुत ही स्मॉल फोर्स है, 10 और -11 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत स्मॉल है जिसे आप प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इस फोर्स को रियली आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैल्यू तो यही आएगा।
अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को रियलाइज करना चाहते हैं तो उन दो बॉडी में से कोई एक बॉडी, ये हेवनली बॉडीज होना चाहिए। मतलब या तो अर्थ हो, या मून हो, या मर्क्यूरी हो, या आपको जो है सैटर्न हो, इस तरह से। मतलब एक ग्रेविटेशनल बॉडी, तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को रियलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज 1 kg के दो मास के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं बट रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर एक बात आपको और याद रखना है कि अगर 1 किलोग्राम के दो मास को यदि 1 किलोग्राम का दो मास है और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 किलोग्राम का दो मास है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इसके बीच जो फोर्स का वैल्यू होगा वो फोर्स हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, इतना हो जाएगा न्यूटन। आपको याद होगा मैंने बताया है कि यही न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है वही ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू है बिटवीन टू मासेस 1 kg ईच केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो यहां से हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखिए क्या डेफिनेशन हो जाता है। वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, 6.67 न्यूटन मीटर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically equal to gravitational force between two masses 1 kg each kept at a distance of 1 meter। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बिटवीन टू मासेस 1 kg each kept at a distance of 1 meter। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने जान लिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूला के जरिए आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन होगा ये जान लिया। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका क्या यूनिट होगा, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ये मालूम करेंगे। तो पहले यूनिट मालूम करेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप यूनिट निकालना चाहते हैं तो पहले आपको उसका फिजिकल फॉर्मूला लिखना होगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जो फिजिकल फॉर्मूला है, थोड़ा मिस्टेक है यहां पे, ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा Gm1m2 दिस इज इक्वल टू Fr स्क्वायर। क्लियर है ये? F इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। अब आप G को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा Fr स्क्वायर बाई m1m2। बात समझ गए? ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा F इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया Gm1m2 इज इक्वल टू Fr स्क्वायर, तो G इज इक्वल टू Fr स्क्वायर बाई m1m2। फोर्स इसका फॉर्मूला होता है, फोर्स इसका यूनिट होता है न्यूटन, ये डिस्टेंस इसका यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और ये मास है kg स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये आपको यूनिट हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे नोट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। अगर G का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो G को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। G को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो ये मिलेगा Fr स्क्वायर बाई m1m2। फिर से देख लें, F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Gm1m2 दिस इज इक्वल टू Fr स्क्वायर। अब आप देखेंगे G को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो Fr स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1m2 ये आ जाएगा। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं, यह है mlt-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे L, तो r स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, और मास के लिए m इंटू m,
एक ठो एम को कैंसिल कर देगा, ये एम नीचे से ऊपर जाएगा तो m माइनस वन, एल और एल मिल करके एल क्यूब, और ये आपको मिल जाएगा t माइनस टू। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन 1 में देखिए लिखा है टू मासेस ईच ऑफ m are kept at a distance r. Gravitational force between them is found to be F. If masses are doubled and distance between them is also doubled, force becomes, दो मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और ग्रेविटेशनल फोर्स F है। अगर मास को डबल कर दिया जाए, मास को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो पहले फोर्स देख लीजिए, फोर्स का फॉर्मूला है G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां m1 के लिए m, m2 के लिए m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा G m r स्क्वायर, सॉरी जी एम स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपको पहले ग्रेविटेशनल फोर्स था। अब मान लिया जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो जा रहा है एफ डैश, तो अब क्या हुआ, जी m1 मास को डबल कर दिया गया है, मतलब पहले मास यदि m था तो अब ये 2m हो गया है। डिस्टेंस को भी दोनों मास डबल हो गया है। इफ मासेस आर डबल्ड, पहला वाला 2m हो गया, दूसरा वाला भी 2m। डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड, इनके बीच का डिस्टेंस पहले r था, अब 2r है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4r स्क्वायर। तो 2 टू द 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा जी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, और ये जी एम स्क्वायर बाई, सॉरी जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बराबर है एफ के। इसका मतलब हुआ कि फोर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, फोर्स वही रह जाएगा। ठीक है, फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है देखिए, टू masses each of m are kept at a distance r. Gravitational force between them is found to be F. If masses are doubled and distance between them is halved, force between them becomes, पहले दो मास है, मास का वैल्यू m है और डिस्टेंस r है। मास को डबल कर दिया गया है लेकिन डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, तो फोर्स क्या हो जाएगा देख लीजिए। अभी मैंने बताया था आपको, अगर मास m है तो फोर्स का वैल्यू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब नया फोर्स देखिए एफ डैश, ये जी m1 मास को डबल कर दिया गया इनटू m2, ये भी डबल हो गया है, दोनों का दोनों मास डबल है। इनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया गया, पहले डिस्टेंस r था तो अब ये r बाई 2 कर दिया गया है, तो r बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। r बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये r ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से आप देखेंगे 16 जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 टू द 4 और 4 4 द 16, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये f के बराबर है, तो ये हो जाएगा 16f। इसका मतलब हुआ कि फोर्स आपको 16 टाइम्स हो जाएगा। उस वक्त फोर्स सेम था लेकिन इस बार फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है टू बॉडीज ए एंड बी ईच ऑफ मास m are kept at a distance r. Gravitational force between them is found to be F. If half of the mass of body A is transferred to the body B, distance remains same, the new gravitational force will be. समझिएगा इसको, यहां पर एक बॉडी है जिसका मास है m और इन दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस है, ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो आप जान रहे इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला गया है कि इस बॉडी का आधा मास यहां चला गया है,
ए में पहले मास m था और ये मास आधा इसको मिल गया है, तो अब ए का मास कितना बच गया? अब ए का मास हो जाएगा m/2, चूंकि आधा दे दिया है। और बी का मास कितना हो जाएगा? बी में पहले m था और m/2 मिल गया है, तो ये हो जाएगा 3m/2। तो इसका मास m/2 और इसका मास 3m/2। इनके बीच के डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। अब पूछा जाएगा नया फोर्स क्या हो जाएगा, तो मान लिया जाए कि नया फोर्स ये F' है। अब जो न्यू फोर्स है ये F' है, इसी F' का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते ये होता है G m1, m1 के मतलब m/2, m2 ये हो जाएगा 3m/2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये r²। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3/4, ये 3 × 1 3 4 gm² डिवाइडेड बाई r² हो जाएगा। और gm²/r² ये होता है f, तो ये आपको मिल जाएगा 3/4f। नया फोर्स हो जाएगा 3/4f हो जाएगा। द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी f, ये नहीं होगा, f/2 नहीं होगा, 3/4f ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ये डे 1 था। डे 2 में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, ओके, थैंक यू।